हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। पेपर 2 के लिए आज हम लोग मैथ्स की पैडागोजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। भाई ये सेशन हमने फिर दोबारा से स्टार्ट किया है, काफ़ी टाइम बाद हम वापस हो रहे हैं, तो अब कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को और देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। तो टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें, सारे लिंक यहाँ मिलते हैं। और अनअकैडमी की अब लर्निंग लैब ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अभिषेक त्यागी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर प्लस कोर्स के लिए रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, शिक्षा फॉर नौकरी। भाई अनअकैडमी पर बहुत ही अच्छी स्पेशल ऑनलाइन क्लास चल रही है, फ्री क्लास हैं, पहले वहाँ जाकर आप देखिए, देन आप प्लस कोर्स के लिए जा सकते हैं। तो अभिषेक त्यागी सर्च करके फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का सेशन, जो पेपर 2 मैथमेटिक्स पैडागोजी को, जिसमें आज हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एट विच लेवल लर्निंग रिसोर्स इज पूल्ड एंड ऑर्गेनाइज फॉर गेनिंग मच एडवांटेज। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किस स्तर पर अधिगम के संसाधनों को एकत्रित तथा व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एट स्कूल लेवल, विद्यालय स्तर पर। बी, एट ब्लॉक लेवल, खंड स्तर पर। सी, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला स्तर पर। या ऑल दी अबव, ये सभी। फटाफट से आंसर करें, कमेंट करते रहें आंसर और एसेस करें अपने आप को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जो भी अब बहुत जल्दी आपको सीटेट देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए सेशन को लास्ट तक ज्वाइन कीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए, जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज, सभी के सभी इंक्लूड किए जाते हैं। जितने भी एडवांटेज होती है, जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि संसाधन की जो उपलब्धता होती है बच्चों के लिए, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो स्कूल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सभी के सभी हेल्प करते हैं, जिससे बच्चों को जो है किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, वो प्रॉपर वे में अपनी लर्निंग को स्कूल लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ देम इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ स्टिमुलेटेड टीचिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्न में से कौन सा अनुकरण शिक्षण का लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर, इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये सिद्धांत और व्यवहार के बीच संबंध स्थापित करता है। बी, इट इज़ यूजफुल टेक्निक फॉर स्लो लर्नर्स, यह मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तकनीक है। इट प्रमोट्स हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यह उच्च स्तर की आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। इट इज़ नॉट यूजफुल इन रिसर्च वर्क, यह शोध कार्यों में उपयोगी नहीं है। आंसर करें भाई, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, पेपर 2 के लिए बहुत ही बढ़िया है। पैडागोजी को डील कर रहे हैं भाई, यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन की तरह आप लोगों के लिए बिल्कुल कार्य करेगा ये। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आए, लेवल अच्छा लगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ज़रूर ज्वाइन करें भाई, वहाँ बहुत ही अच्छे लेवल पर हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, कमेंट डाउन करते रहिए साथ साथ में। तो देखिए, जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, इट इज़ नॉट यूजफुल इन रिसर्च वर्क। जो स्टिमुलेटेड टीचिंग होती है, जिसको बोलते हैं अनुकरण शिक्षण, का लाभ नहीं है। कहाँ पर लाभ नहीं होता? रिसर्च वर्क में। जो भी हम रिसर्च वर्क करते हैं उसमें इसका उपयोगिता नहीं होती है, क्योंकि स्टिमुलेशन किस चीज़ से डिफाइन होती है? रोल प्ले टीचिंग, ठीक है, यानी कि आप रोल प्ले करके बच्चों को टीचिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोसेस है टीचिंग का जिसमें आर्टिफिशियली एफर्ट लगाए जाते हैं, और किसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए या कम्युनिकेशन करने के लिए टीचर जो है क्लास में बच्चे के साथ में लर्निंग करता है, लर्निंग कराता है, करता नहीं है, लर्निंग कराता है। तो इट इज़ यूजफुल इन रिसर्च वर्क, ओके। जो तो ये कहाँ कहाँ पर काम नहीं करेगी? नॉट एन एडवांटेज, यानी कि ये रिसर्च वर्क में आप पर काम नहीं करेगी। बाकी सारे जितने भी आपकी टीचिंग होती है वहाँ ये मेथड जो है स्टिमुलेटेड टीचिंग का, वो वर्क करता है। क्लियर है? पहला जो बोलता है, इट इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी कि स्टिमुलेटेड टीचिंग से हम जो है व्यवहार और सिद्धांत के बीच रिलेशन बना सकते हैं। स्लो लर्नर्स के लिए बहुत अच्छी है ये स्टिमुलेटेड टीचिंग, और ये हाई लेवल की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, बट रिसर्च वर्क में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है भाई? पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। निम्न में से किसका उपयोग गणित की भाषा में नहीं किया जाता? नॉट दिया है भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नॉट इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए, मैथमेटिकल फॉर्मूले। बी, मैथमेटिकल सिंबल्स। सी, मैथमेटिकल डिजिट। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। फटाफट से बता दें क्या है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के। अच्छा क्वेश्चन है भाई, आप लोग इसका आंसर कर भी सकते हैं आसानी से। इनमें से कौन सा जो मैथमेटिक्स की भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये आपको बताना है। फॉर्मूलेज हैं, सिंबल्स हैं, डिजिट्स हैं, नन ऑफ दीज।
फटाफट आंसर करें। देखिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों ने भी डी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जितने के जितने ऊपर दिए गए मैथमेटिकल फॉर्मूले और जो सिंबल्स होते हैं, जो डिजिट्स होती हैं, ये लैंग्वेज यानी कि मैथ्स की भाषा के रूप में इस्तेमाल नहीं किए जाते। नॉट एन लैंग्वेज, नॉट ए लैंग्वेज फॉर मैथमेटिक्स, ये कोई भाषा नहीं है गणित के लिए। जितने भी ये ऊपर के आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चूज़ किया है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है स्टूडेंट आर आस्क्ड टू एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन वर्टिकली अपोजिट एंगल। दे ड्रॉ ए वेरियस फिगर्स, मेजर द एंगल एंड ऑब्जर्व दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इन दिस केस द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द वेन हिले थ्योरी आर एट। भाई कंडीशन दे दी गई है बच्चों के लिए, तो आपको बताना है कि कैसी कंडीशन दी है। एक रिलेशन बनाना है बच्चों को, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस डील कर लें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है इस केस में वैन हिले का थॉट क्या है। ऑप्शन नंबर आर विजुअलाइजेशन लेवल को बढ़ाता है। बी एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक स्तर पर कार्य करता है। सी इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर है। या डी डिडक्शन लेवल है, निगमन स्तर पर कार्य कर रहा है। ये आपको बताना है कि भाई इस क्वेश्चन से या इस जो भी ज्योमेट्री वाला पोर्शन चल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल ड्रॉ करने के लिए जो कहा है वेरियस फिगर के माध्यम से, और एंगल को मेजर करने के लिए कहा है, तो इस चीज़ से क्या निकल के आता है वैन हिले के अनुसार। ये आपको बताना है कि कौन से लेवल की लर्निंग बच्चा करेगा, किस स्तर पर बच्चे की लर्निंग होगी, बताया भाई। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, ये जो लर्निंग होगी एनालिटिकल यानी कि विश्लेषणात्मक, विश्लेषण कर सकता है किसी भी चीज़ का इस माध्यम से अकॉर्डिंग टू द वैन हिले, कि आप उसको क्या बता रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बता रहे हैं। किस चीज़ का पार्ट है ये? ज्योमेट्री का पार्ट है। ट्राइंगल्स में जो हम डील करेंगे तो एंगल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एंगल फाइंड आउट करना बता रहे हैं। ऑब्जर्व वर्टिकली अपोजिट एंगल की बच्चा समझेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर विश्लेषणात्मक जो लेवल है, एनालिटिकल जो स्तर है वो इंक्रीज होता है स्टूडेंट का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं। डैश रिफर टू ए सिस्टम वेयर स्टूडेंट आर टेस्टेड देयर एजुकेशनल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर और ए डेफिनिट पीरियड। ये तो आप बहुत ईजी से आंसर कर सकते हैं। डैश एक ऐसी प्रणाली जो संदर्भित करती है जब वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि के दौरान अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का परीक्षण किया जाता है। ये आपको बताना है क्या कहलाता है ये। ऑप्शन नंबर ए एग्जामिनेशन होता है, परीक्षा होती है। इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन होता है। मेजरमेंट यानी कि मापन होता है। और डी यानी कि टेस्ट यानी कि जांच होती है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपसे पूछा जा रहा है कि सिस्टम के बारे में बात होती है। रिफर्स टू ए सिस्टम, एक सिस्टम की बात हो रही है कि वो क्या कहलाता है। फटाफट से आंसर करते हैं भाई, गलत नहीं करना। तो राइट आंसर है हमारे पास, देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं ए सही होगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये जो होता है ये सिस्टम की बात की जा रही है। तो एग्जामिनेशन सिस्टम रिफर्स किया जाता है। एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो संदर्भित करती है जहां वर्ष छात्रों के वर्ष के अंत में एक निश्चित अवधि के दौरान अपनी शैक्षिक उपलब्धियों को परीक्षण करते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के बारे में पता चलता है किस प्रोसेस के थ्रू, जब हम परीक्षा करवाएंगे बच्चों की। क्लियर है? मूल्यांकन पे यहाँ पर क्लिक मत कर देना। मूल्यांकन एक अलग चीज़ है जिसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मतलब यहाँ पर जो सिस्टम की बात की जा रही है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो होता है वो बच्चे की परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। तो पहले हमें वो परफॉर्मेंस किस चीज़ से मेज़र करनी है? परीक्षा की प्रणाली से। परीक्षा के थ्रू ही तो आप बच्चे को इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो ये सिस्टम क्या है? पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, देन यू कैन इवैल्यूएट वेदर कि बच्चा जो है किस लेवल तक की लर्निंग कर चुका है। क्योंकि एग्जामिनेशन क्या है? ऐसा सिस्टम है जहां पर जो स्टूडेंट है वो टेस्ट किए जाते हैं बच्चों की अचीवमेंट लास्ट ईयर के एंड में, और एक डेफिनेट मतलब एक निश्चित समय अंतराल बाद एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। उसके बाद बच्चे के अचीवमेंट लेवल को देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन 6 पर डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। ए टास्क इज असाइन टू ए क्लास 8th स्टूडेंट। स्टूडेंट 8 के बच्चों को, क्लास ए के 8 के बच्चों को एक टास्क दी गई है। एन ओपन बॉक्स टू बी मेड आउट ऑफ ए मेटेलिक शीट। एक मेटेलिक शीट है, उसकी डायमेंशन दे दी गई है। ठीक है, उससे बॉक्स बनाने हैं 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के। व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ द बॉक्स, आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है, क्लियर हो गया? एक टास्क दी गई है बच्चों को, कक्षा 8 के बच्चे हैं। खुला बक्सा है, 50 सेंटीमीटर और 65 सेंटीमीटर की एक मेटेलिक शीट से बना है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या होगी?
और इसका वॉल्यूम भी, आयतन भी बताना है। तो इस टास्क से क्या चीज़ निकल के आएगी, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डिमांड एज इट इज़ रिक्वायर नॉलेज for formulate of volume of cuboid. Lower level of cognitive demand as there is no connection between concept involved in procedure required. Higher level of cognitive demand है ये, या higher level of cognitive demand as it requires use of conceptual understanding that. आंसर कर दें फटाफट से, क्या है कि मतलब ये लोअर लेवल की थिंकिंग है, उच्च स्तरीय का संज्ञानात्मक मार्ग है, या निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मार्ग है, या जिसके थ्रू बच्चा वॉल्यूम को फाइंड आउट करना सीख रहा है। क्या चीज़ की इसमें पुष्टि हो रही है इस टास्क को देने में बच्चे को? फटाफट से आंसर करें भाई क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ये हायर लेवल की है भाई, हायर लेवल की कॉग्निटिव डिमांड है और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ये रिफर करता है, ठीक है, और अंडरलाइन करता है प्रोसीजर टू कंप्लीटेड टास्क। हायर लेवल का मतलब है उच्च स्तरीय की संज्ञानात्मक मांग है कि बच्चे को पता चलेगा भाई एक शीट है, उसकी डायमेंशन दी है, अब उस शीट में से क्या चीज़ निकाली गई है, एक बॉक्स बनाया गया है, कितने सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का और 15 सेंटीमीटर का। अब इस बॉक्स का आयतन आपको बताना है, वॉल्यूम। तो ये कोई आसान विधि नहीं रही है, ये कैसी होगी, हायर लेवल की। बच्चा बहुत इसमें दिमाग लगाएगा, अपना कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेगा और उसको प्रोसीजर पता चलेगा किस तरीके से हम वॉल्यूम निकालते हैं, शीट्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से बॉक्सेस बनाए जाते हैं, इसको डायमेंशंस का उसका ज्ञान होगा, यूनिट्स के बारे में बच्चा जानेगा। तो ये कैसा हो गया भाई, उच्च संज्ञानात्मक स्तर हो गया है, और जिसमें कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया भी बच्चे को पता चलती है। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट अचीवमेंट ऑफ स्किल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग स्कूल मैथमेटिक्स इन अपर प्राइमरी स्टेज? निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल गणित शिक्षण के कौशल प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रदर्शन नहीं करता है? ऑप्शन ए, प्यूपिल हैंडल्स ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रक्शन विद एज एंड प्रोफेंसी। शिक्षार्थी ज्योमेट्री यंत्रों को सरलता और दक्षता के साथ प्रयोग करते हैं। द प्यूपिल मेजर इट एक्यूरेटली। सी, द प्यूपिल शोज रूटीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग ए फॉर्मूला। शिक्षार्थी सूत्र का प्रयोग करके निम्न प्रकार के प्रश्न को हल करता है। द प्यूपिल डज रिटन कैलकुलेशन विद एज एंड स्पीड। शिक्षार्थी लिखित परिकल्पना सरलता से और तीव्रता से करता है। बताए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई, कि आपको सही विकल्प बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो गणित यूज़ किया जाता है गणित शिक्षण के कौशल प्राप्त करने के लिए, यानी कि मैथमेटिक्स की जो स्किल को प्राप्त करने के लिए क्या उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करता है, ये आपको बताना है। स्कूल मैथमेटिक्स इन अपर प्राइमरी स्टेज के लिए बात की जा रही है। फटाफट से आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन में। बहुत ही अच्छा सेशन है भाई, ये लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं पेपर 2 के लिए अगर हम बात करें तो। क्लियर है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पीपल सॉल्व रूटीन टाइप ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग ए फॉर्मूला। शिक्षार्थी सूत्र का प्रयोग करके नियमित प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा विकल्प उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल गणित शिक्षण के कौशल प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, यानी कि जो मैथमेटिक्स स्किल को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित नहीं करता है, ये नॉट लगाया गया था। तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, कि शिक्षार्थी सूत्र का प्रयोग करके नियमित प्रकार के प्रश्न को हल करते हैं। केवल ये बोल रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे बस सीधा सीधा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, तो ये कोई एक अच्छा प्रदर्शन नहीं है गणित के कौशल को प्राप्त करने के लिए, कि केवल आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नहीं, गणित को आपको डे टू डे लाइफ से अपने अटैच करना है। ओके, उससे लर्निंग करनी है, एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाना है, लर्निंग बेस्ड, यानी कि रोट मेमोराइजेशन नहीं कि आपने केवल फॉर्मूला याद कर लिया। तो ये इसका एक अचीवमेंट नहीं है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक किया है। सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन 8 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लास 7th? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा 7th में आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में शिक्षण अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, प्रोवाइडिंग सर्वे रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। बी, प्रोवाइडिंग वर्कशीट विद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस।
ऑप्शन नंबर सी, कंडक्ट ग्रुप डिस्कशन इन द क्लास। ऑप्शन नंबर डी, टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक। भाई आने वाले टाइम्स में इसका आंसर करें इतने आप, हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे अपने चैनल पर, और यहाँ से हमारी जो लर्निंग है और जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूस हो जाएगी। लाइव क्लासेस के लिए फटाफट से आप लोग बस सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें सेशन को, कि यहाँ भी आप डेली बेसिस पर मैथमेटिक्स के लिए और साइंस के लिए, पेपर 2 के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से। इन क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और आपकी जो क्वेरीज है उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बताइए भी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर जिन लोगों ने भी दिया है, देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, राइट आंसर यही है, प्रोवाइडिंग सर्वे रिपोर्ट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों से सर्वेक्षण रिपोर्ट को उपलब्ध कराई जाए। क्लियर, क्योंकि जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको एकत्रित किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, तो वही टीचिंग लर्निंग में आपसे बात की जा रही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा इंटरप्रिटेशन इन क्लास 7th, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है इस पर बात की जा रही है कक्षा 7th के विद्यार्थियों के लिए। तो ये वही है कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो एनालाइज कर सकते हैं डेटा को और उसके बाद ही आप प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि आप जो डेटा व्याख्या है वो एक ऐसे समझ का निर्माण करने की प्रक्रिया है जिसमें विश्लेषण कर सकते हैं और उसके बाद उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि विभिन्न समाचार पत्रों और टेलीविज़न से डेटा को की व्याख्या कर सकते हैं। और सर्वेक्षण का मुख्य लाभ यही होता है कि वे लेखा परीक्षण उद्देश्यों से संबंधित किसी भी विषय पर लेख परीक्षण को कुल विवरण देने की अनुमति दे सकता है। समझ में आया आपको? तो ये क्या है, आपका डेटा परीक्षण, डेटा इंटरप्रिटेशन का एक लाभ होता है। क्लियर है, इसलिए 7वीं कक्षा में डेटा व्याख्या के शिक्षण सीखने में अखबारों से समाचार रिपोर्ट प्रदान करना सबसे उपयुक्त जो आपका मेथड है। ये समझ सकते हैं कि बच्चों को डेटा इंटरप्रिटेशन अगर सिखाना है क्लास 7th के बच्चों को तो हमें न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारे बच्चे उससे विश्लेषण कर सकते हैं और जो डाटा है वो एकत्र कर सकते हैं और उसको बाद में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे साधन है। तो प्रोवाइडिंग सर्वे रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। पार्ट ऑफ लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज, गणित की भाषा का अंग है। कौन सा एक अंग है? ऑप्शन नंबर ए साइन यानी कि संकेत, नंबर सिस्टम, वेरिएबल संख्या चर, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूले यानी कि सूत्र, या ऑप्शन नंबर डी ऑल दी अबव। सारे के सारे जो हैं गणित की भाषा का ही अंग हैं, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो राइट आंसर है जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी दिया, ऑल दी अबव। सारे के सारे क्या है भाई, ये भाषा के एक अंग हैं। पहले हमने जो डिस्कस किया था, जो फॉर्मूले हैं वो लैंग्वेज को और जो फॉर्मूले हैं, नंबर्स हैं, वो सपोर्ट नहीं करते। यहाँ पे नंबर, वेरिएबल, साइंस और फॉर्मूले, वो मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात की जा रही थी। यहाँ भाषा को सपोर्ट कौन सा करता है, यानी कि जो पार्ट ऑफ लैंग्वेज मैथमेटिक्स हैं, तो ये सारे के सारे हैं। साइन, नंबर, वेरिएबल्स, दिए गए सारे विकल्प जो हैं गणित भाषा के भाग हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हमने चूज़ किया है, डी इज़ द राइट आंसर। आगे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, आई थिंक पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे, दोबारा से हमने इस क्वेश्चन को इस सेशन में इंक्लूड किया है। कम्युनिटी कंपोज ऑफ 2 सेपरेट वर्ड्स विच आर, कम्युनिटी 2 अलग अलग शब्दों से बना है, वो कौन कौन से शब्द हैं, बस ये आपको बताना है। पहला वाला अगर आपने सेशन मेरा ज्वाइन किया होगा तो शायद मैंने वहाँ भी ये क्वेश्चन को डाला था, तो आप फटाफट से आंसर कर दे। ए कॉम जमा म्यूनिस है, कॉम जमा यूनिटी है, कॉमन जमा यूनिटी है, या कॉमन एंड निटी है। क्या राइट आंसर है, कौन सा ये वर्ड है, ये आपको बताना है। फटाफट से आंसर कर दें। तो देखिए जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है, जो कॉम तथा म्यूनस इसी से मिलकर कम्युनिटी वर्ड बना है। ठीक है, और ये 2 अलग अलग शब्द हैं। जो कॉम का अर्थ होता है एक साथ, ये कॉम वाला वर्ड है, इसका मतलब होता है एक साथ यानी कि टुगेदर, ऐसे समझ सकते हो। और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवारत। ठीक है, दोनों चीज़ों को मैंने बता दिया है। इन दोनों से मिलकर टुगेदर और सेवारत को एक साथ अगर हम कंबाइन कर दें तो कम्युनिटी वर्ड की उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि एक साथ सेवा करना क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आप इस सेशन में डिस्कस किए। फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर, टेलीग्राम पर ज़रूर आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर शिक्षा फॉर नौकरी। और तब तक के लिए मिलेंगे आपसे नए सेशन में। अनअकैडमी पर ज़रूर फॉलो करें, वहाँ भी लाइव डिस्कशन चल रहा है, तो दोनों ही आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। अटेंड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।